Hello students, after a long time we will start our new chapter from macroeconomics और ये macroeconomics का सबसे छोटा चैप्टर है that is money. So money कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं. उसके पहले हम एक सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं. जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो ह्यूमन नीड्स या ह्यूमन वांट्स बहुत कम थे. तो उन नीड्स को कंप्लीट करने के लिए लोग क्या किया करते थे, लोग अपने कमोडिटीज़ को एक्सचेंज किया करते थे. कैसे? अब सपोज़ मान लीजिए कि मेरे पास में कुछ एप्पल्स हैं और मुझे वीट की ज़रूरत है, तो मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगी, ऐसे पर्सन को ढूंढूंगी जिसके पास में मुझे वीट मिल जाए और उस इंसान को एप्पल्स की ज़रूरत हो. तो जब मुझे ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिसके पास में वीट है और उसे एप्पल्स की ज़रूरत है, तो हम दोनों अपनी कमोडिटीज़ को एक्सचेंज कर लेंगे, अपने गुड्स को एक्सचेंज कर लेंगे. और इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम बोला जाता था. इसे C2C इकनॉमी भी बोलते हैं और C जो है कमोडिटी को रिप्रेजेंट करता है. ये जो सिस्टम था उसमें मेन था कि ऐसे दो लोगों का मिलना जिनको एक दूसरे के सामान की ज़रूरत है. ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था और बार्टर सिस्टम क्योंकि उस कुछ और यूनिट नहीं था, कुछ और मनी इन्वेंट नहीं हुआ था, तो ये पॉसिबल नहीं था कि किसी सामान के अलावा किसी और चीज़ का ट्रांजैक्शन किया जा सके. तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम के कुछ लिमिटेशंस भी हैं. क्या लिमिटेशंस हैं? सो फर्स्ट है आपकी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स में क्या है कि एक जो बायर है और सेलर है दोनों ही जो है रेडी होना चाहिए कि एक दूसरे के सामान को वो एक्सचेंज कर सकें. अगर दोनों में से कोई भी तैयार नहीं है तो ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकते थे. और डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना ये बहुत रेयर ही होता था कि हमारे पास में जो सामान है वो कोई अगला व्यक्ति लेने के लिए तैयार हो और उसके पास में जो सामान है उसकी ज़रूरत हमें हो. तो लोगों को ढूंढना कि हमारा सामान कौन ले सकता है और उसके पास जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो सामान होना, ये बहुत मुश्किल वाली बात थी. सेकेंड लिमिटेशन है आपका लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जिसको हम मेजर कर सकें कि इसकी वैल्यू इसके इस सामान से इतनी होनी चाहिए. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अब मेरे पास में हॉर्स है, ठीक है, और मुझे एक जो है बैग राइस का चाहिए, लेकिन मैं कैसे उसको अपने हॉर्स को डिवाइड करूं कि मुझे एक फुल बैग ऑफ राइस मिल जाए. क्या मैं उसको जो सामने वाला जो मुझे राइस देने के लिए एग्री है, मान लो कि मुझे कोई व्यक्ति मिल गया जो राइस देने के लिए भी तैयार है, लेकिन मैं घोड़े को कैसे एक्सचेंज करूं, मैं अपने हॉर्स को कैसे एक्सचेंज करूं? उस एक बैग के लिए क्या मैं अपना पूरा घोड़ा दे दूं, पूरा हॉर्स दे दूं, या उससे कहूँ कि नहीं भाई तो इसके टांग काट के ले जा? ये पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या? नहीं है. तो यहाँ पर जो भी है कॉमन मेजर्स नहीं है कि हमें किसके बदले में क्या चीज़ एक्सचेंज करनी है और कितनी एक्सचेंज करनी है. आज हम मनी लेके जाते हैं, हमें पता होता है कि भाई इसका प्राइस जो है वो 100 रुपये होगा, 200 रुपये होगा, 50 रुपये होगा, 10 रुपये होगा. हम उस वैल्यू के हिसाब से उन चीज़ों को, कमोडिटीज़ को परचेज कर लेते हैं. ऐसा तो नहीं है कि 10 रुपये की चीज़ हम 100 रुपये में लेकर आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक मेन प्रॉब्लम ये भी था कि कुछ भी कॉमन मेजर नहीं था, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था कि किस सामान की कितनी वैल्यू है. नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट मतलब कि हमें फ्यूचर में जो है वो पेमेंट करना हो. तो उस समय पर जो कमोडिटीज़ थी नॉर्मली वो ऐसी थी कि जिनको हम इमीडिएट जो है वो इमीडिएटली ही उनका हम यूज़ कर सकते थे. हमारे पास में ऐसा कुछ भी नहीं होता था जिनको हम
क्रेडिट पेमेंट के लिए रखते हो, फ्यूचर के ट्रांजैक्शन के लिए रखते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। ऐसी कमोडिटीज़ थी जो नॉर्मली रूटीन में या जिनकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो कम हुआ करती थी, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, वेजिटेबल हो गया। अगर आप वेजिटेबल्स को 1 महीने के लिए रखोगे और ये सोचोगे कि 1 महीने बाद मैं इसको सेल कर देता हूँ, तो उसके अगेंस्ट में मुझे मेरी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट हो जाएंगी, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या 1 महीने तक वेजिटेबल्स रह सकते हैं? नहीं रह सकते, वो ख़राब हो जाएंगे, वो सड़ जाएंगे। वैसे ही वीट और राइस की भी अगर हम बात करें तो एक टाइम ड्यूरेशन के बाद वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो है बहुत रेयर था कि हम चीज़ों को स्टोर करके रख सकें ताकि हम फ्यूचर में उनका यूज़ कर सकें या हमारी वो नीड्स को कंप्लीट कर सकते हो। बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थी, डिफ़िकल्टीज़ थी, वो बार्टर सिस्टम में थी। तो बार्टर सिस्टम बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका और इसके रिप्लेस, जो बार्टर सिस्टम को रिप्लेस होकर मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम आया। ठीक है, जिसमें आप बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज को इंडिविजुअली आप बाय और सेल कर सकते हो। ठीक है, खरीद और बेच सकते हो। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये थ्रू द मनी पॉसिबल हुआ। सो मेन जो मनी के इन्वेंशन के बाद जो मेन फंक्शंस थे मनी के, वो बेसिकली 2 टाइप्स में जो है वो डिवाइड कर दिए गए। जो फर्स्ट था वो प्राइमरी फंक्शन था और सेकंड जो था वो सेकेंडरी फंक्शन था। सो प्राइमरी फंक्शन में आपका जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज आता है। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या हुआ, जो भी बार्टर सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स थी कि हम सामान को एक दूसरे से कैसे एक्सचेंज करें, क्या वैल्यू रखें उसकी, कितना सामान कितने में होना चाहिए। जो मैंने अभी एक एग्जांपल आपको हॉर्स का भी दिया था कि एक बैग राइस के लिए क्या मैं पूरा हॉर्स दे दूं। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स थी, एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का कि अब मुझे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसके पास में जिस सामान की मुझे नीड हो वो मिले, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो गई थी। अब हम कोई भी सामान इंडिपेंडेंटली खरीद और बेच सकते थे, हमें किसी को भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी। अब हम मनी देते थे और उसके अगेंस्ट में हमें सामान मिल जाता है। आपने कहीं किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है कि जिसको आपने पैसे दिए हों और वो कहे कि नहीं भैया मुझे पैसे नहीं चाहिए, इसके अगेंस्ट में मुझे सामान दे दो। मनी मीन्स कि वो एक्सेप्टेबल होता है, आप कहीं पर भी चले जाओ वो हर व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करेगा ही, उसके अगेंस्ट में जो भी ट्रांजेक्शन्स होने हैं वो हो जाएंगे, हर कोई उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरा, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी के आने से हमारा जो ट्रेड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब लिमिटेड नहीं हुआ, अब बहुत सारी चीज़ें हम इजीली खरीद सकते हैं या बेच भी सकते हैं। जो मनी है ऑब्वियसली वो ह्यूमन वांट्स को जो है उसमें इतनी ह्यूमन वांट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मनी के पास में इतनी पावर होती है कि वो ह्यूमन नीड्स को, ह्यूमन वांट्स को परचेजिंग पावर से कमांड कर सकता है। आपके पास में जितना मनी होगा आप उतनी अपनी नीड्स कंप्लीट कर सकते हैं। सो एक जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो मनी के आने से ये जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स थी वो तो थोड़ी सी सॉल्व हो गई थी। सेकंड है आपका मेजर ऑफ वैल्यू, इज इट? सो मेजर ऑफ वैल्यू में आपका जो यूनिट ऑफ अकाउंट है वो रुपी को माना गया है, इज इट? यूनिट ऑफ अकाउंट जो है वो
रुपी को माना गया है। आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं वो रुपीज़ से करते हैं, है ना। जब भी आप कहीं शॉप पर जाते हैं या कुछ भी आपकी गुड्स और सर्विसेज को अगर आप वैल्यू करते हो तो रुपीज़ से करते हो। कैसे? अगर मेरे पास में पेन है तो मुझे पता होगा कि इसकी ये 30 रुपीज़ का पेन है, तो मैं 30 रुपीज़ दूंगी और उसके अगेंस्ट में मुझे पेन मिल जाएगा। वहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग वाली कंडीशंस नहीं आएंगी, क्योंकि वहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी जितना भी उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, मुझे पता है कि वो 30 रुपीज़ का ही कॉस्ट उस पेन की 30 रुपीज़ ही होगी। तो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स या एक का प्रॉफिट गेन करना, एक को लॉस में जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मनी के आने से ख़त्म हो गई थी। इज इट? नाउ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। सेकेंडरी फंक्शन में क्या है आपका? जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आज की डेट में जो बिजनेस है, अगर ये मान के चलेंगे तो पूरी तरीके से वो क्रेडिट बेसिस पर चलता है, ठीक है। जो भी है वो फ्यूचर में बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ना, सब वो क्या करते हैं? फ्यूचर में पेमेंट करते हैं। चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? ये हम जो है वो फ्यूचर में उनका पेमेंट करते हैं। आज की डेट में हम सामान ले लेते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया या चेक काट के दे दिया, भैया 1 महीने बाद या 15 दिन बाद आप इसका पेमेंट ले लेना, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि हम आज की डेट में जिस तरीके से हमारी बॉडी में वेन्स में ब्लड फ्लो होता है ना, वैसे ही आज की डेट में जो है बिजनेस के अंदर क्रेडिट बेसिस पर मनी फ्लो होता है, ठीक है। अगर क्रेडिट ख़त्म हो जाएगा, अगर डेफर्ड पेमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे तो बिजनेस भी डामाडोल हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पर मनी ने ये बहुत इजी कर दिया कि हम आज की डेट में हम सामान ले सकते हैं और फ्यूचर में उसका पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी जो है वो क्रिएट हो गए, उनका क्रिएशन हो गया, ठीक है। जैसे आपके बैंक हो गया, उसके बाद में लोन्स वाले कितने हो गए, कितना बैंक भी कितने लोन्स देता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? ये डेफर्ड पेमेंट का एक सिस्टम हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज योर स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है? हम मनी को इजीली स्टोर करके रख सकते हैं ना, बैंक अकाउंट में रखते हैं, अपने घर में भी रखते हैं, अलग अलग फॉर्म में भी रखते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, लैंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये क्या है? हम मनी को स्टोर करके रख रहे हैं ताकि फ्यूचर में जब हमें ज़रूरत हो तो हम उसका यूज़ कर सकें, ठीक है। और ऐसा कोई भी नहीं होगा कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल होते हैं। हमारी सेविंग्स जो हुई वो एक्सेप्टेबल होती हैं। आज नहीं कि आज हमने 100 रुपये या 1000 रुपये रख लिए तो 4 महीने बाद वो या 1 मंथ या 1 ईयर बाद वो वैल्यूबल नहीं रहेंगे, वो वैल्यूबल रहेंगे, ठीक है। नाउ अब ये तो हमारे सारे फंक्शंस हो गए। अब ये देखिए, मनी के आने के बाद में जितने भी ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के, वो सारे के सारे हट गए, ख़त्म हो गए, ठीक है। अब ये देख लो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी आया तो बार्टर सिस्टम में जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का प्रॉब्लम था वो हट गया मनी के आते ही मेजर ऑफ वैल्यूज़, जो हम किसी 2 कमोडिटीज़ को कंपेयर नहीं कर पाते थे कि किसको कितने में हमें किसका कितनी वैल्यू होगी और किसको कितने में एक्सचेंज करना होगा, वो प्रॉब्लम भी मनी के आने से ख़त्म हो गई।
स्टोर ऑफ वैल्यू, हम बार्टर सिस्टम में चीज़ों को स्टोर करके नहीं रख सकते थे, लेकिन मनी के आने से हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं और फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकते हैं, वो ख़राब भी नहीं होती। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, उस समय पर लोग फ्यूचर के लिए जो है पेमेंट नहीं कर सकते थे, और अगर करते भी थे कुछ कहीं पर अगर वो चीज़ें एक्सेप्टेबल भी होती थी तो वो कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बनती थी कि उतनी क्वालिटी या जो उसकी क्वांटिटी होती थी वो उतनी नहीं होती थी जब आपको वो सामान दिया जाता था। ठीक है। या तो वो बेनिफिट में जाता था इंसान या लॉस में जाता था। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट ने ये डिफ़िकल्टी भी जो है वो सॉल्व कर दी। सो मनी के आने से जितना भी बार्टर सिस्टम में जो भी लिमिटेशंस थी वो सारी ख़त्म हो गई थी। अब डेफिनेशन ऑफ मनी देख लीजिए। मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and means for standard of deferred payment। ठीक है। सो मनी जितनी भी हमने जो भी हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस हैं मनी के, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी मनी के अंदर आ जाती हैं। या एक और डेफिनेशन है, हम मनी को ये भी डिफाइन कर सकते हैं, मनी इज व्हाट द लॉ सेज इज मनी। आई विल रिपीट, मनी इज व्हाट द लॉ सेज इज मनी। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी हमारे लॉ ने बोल दिया, जो भी हमारी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये मनी है, वो मनी हो जाता है। समझ में आया? जो भी हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड करके बोल दिया कि ये चीज़ मनी है, उसे मनी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले जो हमारे नोट या रुपीस चलते थे, सडनली वो डिमोनेटाइजेशन में बंद कर दिए गए और वो सिर्फ एक पेपर के टुकड़े के बराबर हो गया और उसकी वैल्यू मार्केट में ख़त्म हो गई। ठीक है। तो गवर्नमेंट जो भी कहती है कि ये मनी है, वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। इज इट? आपकी नेक्स्ट है आपका मनी सप्लाई। सो मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक at a particular point of time is in an economy। it means क्या? जो भी मनी है जो पब्लिक के पास है, आपका ब्लैक मनी, वाइट मनी, बैंक बैलेंस में, आपके घर में, आपकी पॉकेट में जो भी अवेलेबल है मनी, वो सारा मनी सप्लाई कहलाया जाता है। इज इट? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो भी मार्केट में अवेलेबल होगा, बैंक अकाउंट में होगा, ब्लैक मनी होगा, वाइट मनी होगा, आपके पॉकेट में जो मनी होगा, आपके अकाउंट में जो मनी होगा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मनी सप्लाई कहलाई जाती हैं। ठीक है। सो नीचे आपका मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई दिया है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। एंड आपका चैप्टर जो है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेल। We will meet on the next lecture. Till then, bye-bye.